हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टली। आई होप गाइस कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही है। एंड आई होप कि मेरे जो लेक्चर्स हैं वो आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। तो आज जो मैं टॉपिक यहाँ पे लेकर के आई हूँ वो है क्लास 10th लाइफ प्रोसेस चैप्टर की एक्टिविटीज़। अब मैं यहाँ पे इन एक्टिविटीज़ को आपको समझाने वाली हूँ, साथ में इनमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके भी आंसर्स आपको बताऊंगी। और ये इसलिए है कि एनसीईआरटी में कई बार एक्टिविटीज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो चाहे केस बेस्ड आए, चाहे 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आए क्वेश्चंस, तो आप आराम से कर सकें। इसलिए मैं यहाँ पे सारी एक्टिविटीज आपको जो है बायोलॉजी एनसीईआरटी की करवाने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसकी आज मैं आपको 4 एक्टिविटीज कराने वाली हूँ। तो ये जो है पार्ट फर्स्ट है। सेकेंड पार्ट जो है मैं डे आफ्टर टुमारो सेकेंड पार्ट यहाँ पे अपलोड करूंगी। तो कमिंग टू दी फर्स्ट एक्टिविटी, हम पहले फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्टिविटी है ये क्या यहाँ पे कह रहा है, पहले मैं आपको ये समझाऊंगी ताकि आप इजीली समझ सको कि अगर इस तरह की केस स्टडी आपके एग्जाम में भी आती है इसी फॉर्म में, तो आप कैसे उसको रीड करके कैसे आपने समझना है। आएगा आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड ही, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ये आप ध्यान रखिए। क्योंकि कंप्लीट जो आपके एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ोगे ना, बच्चे बोलते बाहर से आ गए, बाहर से कुछ नहीं आता है, आपको अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। एक एक कोना एनसीईआरटी का पढ़ना है, इसीलिए मैं जो ये एक्टिविटीज हैं इन्हें भी आपको समझा रही हूँ, ठीक है। सो एक्टिविटी 6.1, इसमें करना क्या है, टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स क्या होता है, डिफरेंट कलर्स होती हैं, लीफ जो है डिफरेंट कलर्स की हो, जिसमें ऐसा प्लांट आपको लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे एक डार्क रूम में रखना है 3 डेज के लिए, ठीक है। 3 डेज आप इसको एक डार्क रूम में रखेंगे। उससे होगा क्या, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो स्टार्च है, स्टार्च क्या है, स्टोर्ड फूड होता है, यानी अगर फूड स्टोर्ड फॉर्म में रखना है प्लांट को तो स्टार्च के फॉर्म में रखता है, ठीक है। तो ये स्टोर्ड फूड होगा जो फोटोसिंथेसिस होने के बाद प्लांट ने यूटिलाइज किया होगा, बाकी बचा होगा वो ये था, ठीक है। अब आपने इसको रख दिया 3 डेज के लिए डार्क रूम में, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो यही सारा स्टार्च यूज होगा, ठीक है। अब आफ्टर 3 डेज आपको ये प्लांट लेकर के आना है सनलाइट में, और अप्रोक्स 6 आवर्स, ठीक है, 6 to 7 आवर्स आपको क्या रखना है, सनलाइट में इसे रखना है, ठीक है। अब आपने इसको सनलाइट में रखा 6 to 7 आवर्स। उसके बाद आप इसमें से लीफ प्लग करेंगे, एक पत्ती को तोड़ेंगे इस प्लांट से, ठीक है, और जो ग्रीन एरिया है उसमें बचा हुआ उसे मार्क करेंगे, ठीक है। ग्रीन एरिया है उसे मार्क करेंगे। क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि जो ग्रीन एरिया है मीन्स वो क्लोरोफिल वाला एरिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो लीफ है इसे डिप करना है, ठीक है। एक कंटेनर में वाटर लेना है, उसे बॉईल करना है और इसे डिप करना है उस बॉइलिंग वाटर में फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए आपको बॉइलिंग वाटर में इस लीफ को डिप करना है, ठीक। अब जब इसमें डिप हो जाएगी उसके बाद आपको इसमें क्या है, एक बीकर लेना है, उस बीकर में आपको डालना है अल्कोहल, ठीक है, यानी कि एक अल्कोहल कंटेनिंग बीकर, ठीक है, ऐसा बीकर जिसमें कि अल्कोहल हो। अब आपको इसमें डालना है, ठीक है। आपको जो लीफ आपने बॉइलिंग वाटर में डाली थी फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए, कुछ मिनट के बाद आपको उसको अल्कोहल वाले बीकर में डालना है। अब क्या होगा, अब आपको इसको वाटर बाथ कराना है, इस बीकर को जिसमें कि आपने लीफ डिप कर रखी है, अल्कोहल वाला बीकर, इसको आप वाटर बाथ देंगे। अब ये वाटर बाथ क्या है, वाटर बाथ मीन्स एक कंटेनर है उसमें पानी है, ठीक है, उसके ऊपर आप बीकर को रखेंगे। डायरेक्ट आप फ्लेम बीकर को ना देते हुए वाटर में डायरेक्ट, वाटर वाले कंटेनर में डायरेक्ट फ्लेम जाएगी, उसके ऊपर आप बीकर को रख रहे हैं। और कब तक हीट करवाना है इसको, जब तक कि अल्कोहल बॉयल होना स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है, तब तक आप इसको जो बीकर है अल्कोहल वाला, उसको तब तक आपको क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है, उसको बॉईल कराना है। अब वो कह रहा है कि जो ये अल्कोहल वाला बीकर है जिसमें लीफ है उसके साथ क्या होगा, और साथ ही साथ वो जो
सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन उसके साथ क्या होगा, यानी जो अल्कोहल है बीकर में उसके साथ क्या होने वाला है। तो आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्टिविटी में ये पूछा गया है। तो इसका आंसर ये है कि जो लीफ होगी, ठीक है, जो लीफ अल्कोहल वाले बीकर में हमने डाली है। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कुछ कहा था, लीफ कैसे कलर की है, लीफ है ग्रीन स्पॉट के साथ, ठीक है, उसमें कुछ ग्रीन स्पॉट्स हैं यानी क्लोरोफिल है। तो लीफ कैसी हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी, यानी कि ग्रीन कलर था लीफ में, अब वो लीफ कलरलेस हो गई, यानी कि वो ग्रीन कलर वहां नहीं है, पहले तक था लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल डिसॉल्व हो गया है अल्कोहल में, ठीक है। और अल्कोहल में जब डिसॉल्व होगा तो क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन, तो वो ग्रीन कलर कहां चला जाएगा, अल्कोहल में। तो लीफ बिकम्स कलरलेस, यानी लीफ का कलर निकल गया और वो कहां चला गया, अल्कोहल में चला गया, ठीक है। और अल्कोहल ग्रीन कलर का हो गया। ग्रीन कलर कौन देता है, क्लोरोफिल। So this is the answer of your first question. I hope it is clear to all of you. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्टिविटी आगे कर रहा है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछेगा। नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट्स। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हुआ, आपने आयोडीन का एक सॉल्यूशन बनाया वाटर के साथ मिक्स करके, ठीक है। अब आपने लीफ को उसमें डिप किया, अल्कोहल तक आपने कर दिया, अल्कोहल ग्रीन कलर में टर्न हो गया। अब आपने लीफ को लिया और आपने आयोडीन सॉल्यूशन में, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में उसको कुछ मिनट के लिए रख दिया। अभी आपको क्या रिजल्ट मिला था अल्कोहल में डाल के, लीफ कैसा हो चुका है, कलरलेस। उस लीफ को अब आप कहाँ डाल रहे हैं, आयोडीन के सॉल्यूशन में। कुछ मिनट आपने रखा, अब आपने क्या किया, टेक आउट द लीफ, आपने कुछ मिनट आयोडीन सॉल्यूशन में रखने के बाद लीफ को बाहर निकाला एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन थोड़ा बहुत लीफ पे लगा था उसको पूरा साफ कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो आयोडीन सॉल्यूशन में आपने कुछ मिनट तक रखा फिर निकाला उसके बाद, तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ। अब जो लीफ का कलर है इसे ऑब्जर्व करो कि कैसा कलर हो गया है लीफ का, ठीक है। एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग। और शुरुआत में जो लीफ थी, जब आपने डार्क रूम से उसको निकाला था, सिर्फ जब उसमें कुछ ग्रीन एरियाज बचे हुए थे, ठीक है, यानी कि ये था स्टार्टिंग में, जब पूरा टेस्ट नहीं हुआ था, पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। तो इसको आप कंपेयर करें किसके साथ, जब आयोडीन सॉल्यूशन से बाहर निकाल रहे हैं उसके बाद, ठीक है, यानी कि इससे कंपेयर करना है। अब क्या देखने को मिलेगा जब हम कंपैरिजन करेंगे, कि जो ग्रीन एरिया है लीफ का, ठीक है, यानी लीफ का जो ग्रीन एरिया था एट स्टार्टिंग, उसी जगह पे आप देखेंगे सेम उसी जगह पे जहां ग्रीन कलर था वहां कैसा कलर आ गया है, डार्क ब्लू कलर। ग्रीन एरियाज जो लीफ का था, जो हमने स्टार्च उससे रिमूव कर दिया, वहां पे कैसा कलर आ गया है, ब्लू कलर आ गया है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, जो ग्रीन एरिया ब्लू में कन्वर्ट हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कि भाई स्टार्च वहां पे प्रेजेंट है। कलरलेस पार्ट ऑफ लीफ, अब जो देखिए ये ब्लू कलर तो स्टार्च बता रहा है, ग्रीन की जगह जो है कि ये इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, लेकिन ये जो आपको ये कलर दिख रहा है जो कलरलेस है, और ये लीफ का जो कलर है कलरलेस जो आपको दिख रहा है पार्ट एरिया, ये क्या बता रहा है कि नो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, यहाँ पे कोई भी स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्रीन पार्ट होगा, आप जब लीफ को लाओगे, जो ग्रीन एरिया होगा वही तो फोटोसिंथेसिस कराएगा, क्योंकि क्लोरोफिल तो वहीं पे है, उसी एरिया में तो फोटोसिंथेसिस होगा लीफ के। तो हैंस स्टार्च का स्टोरेज भी जो है उसी एरिया में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो कलरलेस पार्ट होगा, इस कलरलेस पार्ट में फर्स्ट लीफ में क्लोरोफिल नहीं था, तो हैंस जब आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट कराया गया, ऑब्जर्व किया गया, तो ब्लू कलर सिर्फ यहाँ दिखा, यानी स्टार सिर्फ उसी एरिया पे दिखा जहां क्लोरोफिल था। कलरलेस वाला अभी भी कलरलेस ही है, मींस वहां पे कोई भी स्टार्च नहीं है। गॉट इट?
अब इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ। आप क्या कंक्लूड करते हो? ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ, कि जो स्टार्च प्रेजेंट है लीफ के वेरियस एरिया में, उसके बाद में आप क्या कंक्लूड करेंगे? उसके बारे में हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो ब्लू कलर है वो इन ग्रीन है, मतलब कि जहां पे ग्रीन कलर था वहां पे कैसा कलर आ चुका है? ब्लू कलर आ चुका है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो ये आपका क्या था? ये था आपका स्टार्च टेस्ट। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है दोबारा से इसको देख सकते हो। ठीक है, सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट एक्टिविटी, ये काफी आपको सैम्पल पेपर्स में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखने को ये क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, तो दिस इज अवर एनसीईआरटी एक्टिविटी 6.2। अब यहाँ पे आपको कहा गया है टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स। आपको इस तरह से 2 प्लांट्स लेने हैं। ठीक है, 2 पॉटेड प्लांट्स आप लेंगे विच आर नियरली इन सेम साइज, मतलब लगभग साइज जो है अप्रॉक्स सिमिलर होना चाहिए दोनों का, ऐसे कोई बहुत बड़ा हो गया दूसरा बहुत छोटा हो गया, अप्रॉक्स सिमिलर साइज यहाँ पे होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे? इस प्लांट को रखना है डार्क रूम में फॉर 3 डेज, यानी अप्रॉक्स 3 डेज तक आप इसको डार्क रूम में रखेंगे। ठीक है, नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। अब दोनों प्लांट को आपको सेपरेट ग्लास प्लेट्स में रखना है। ठीक है, प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? आप अगर इसमें देखें तो ये जो ग्लास प्लेट है, दोनों में ग्लास प्लेट लगा दी, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में ग्लास प्लेट लगा दी। लेकिन इसमें देखा गया है कि सिर्फ एक ही प्लांट के साइड में हमने वॉच ग्लास रखा है। वॉच ग्लास कुछ इस तरह का शेप का स्ट्रक्चर, मतलब एक होता है, आप अगर लैब गए हो तो आपने देखा होगा। तो वॉच ग्लास में आपको क्या रखना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा। क्यों रख रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? ताकि ये एब्जॉर्व कर ले CO2 को, CO2 एब्जॉर्व हो जाए, इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा जा रहा है। ठीक है, कवर बोथ प्लांट विद सेपरेट बेल जार। अब इनको क्या है? दोनों को इस बेल जार से जो है सेपरेटली हम क्या कर दे रहे हैं? कवर कर दे रहे हैं। ठीक है, ग्लास प्लेट में आपने क्या लिया? प्लांट लिया और सेपरेटली इनको कवर कर दिया एक जार से। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ताकि CO2 को वो एब्जॉर्व कर ले। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या करना है? यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट्स सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। अब आपको इसको बिल्कुल एयर टाइट करना है, तो आपने क्या करना है? वैसलीन का यूज करते हुए जो जार का बॉटम होगा उसको बिल्कुल क्या कर देना है? सील कर देना है, ताकि एयर टाइट हो जाए, कोई भी हवा वहां ना जा सके। हवा नहीं जाएगी मीन्स कि प्लांट को CO2 जो है किसी भी प्रोसेसिंग के लिए O2 कुछ भी, कोई भी गैस नहीं मिलने वाली। ठीक है, जो उसके पास अपना होगा वही वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान रिलीज करेगा वही जो है वहां पे देखने को मिलेगा। अब क्या करेंगे? कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। अब लगभग 2 घंटे के लिए इसको सनलाइट में रखना है, यानी कि धूप में इसे रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, उसके आंसर आपको इसके अकॉर्डिंग देना है। अब जब आपने इसको 2 घंटे के लिए जो है सनलाइट में रखा तो क्या करना है? प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट। अब आपको हर एक प्लांट से लीफ प्लक करनी है। ठीक है, एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द अबव एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? देखना है कि स्टार्च की प्रेजेंस किसमें कैसी है। तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट, डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च? क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च देखने को मिलेगा? यस और नो, बताइए, एक बार सोचिए। नो, नहीं मिलेगा। ठीक है, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? तो इस एक्टिविटी से आपको पता क्या चल रहा है? हमने क्लियर स्टार्टिंग में बोला कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख रहे हैं ताकि CO2 क्या है?
एब्जॉर्व कर सके। ठीक है, तो जो अमाउंट है CO2 का वो इसको अफेक्ट करेगा, जो प्रोसेस है और आउटकम है फोटोसिंथेसिस का उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, और हैंस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अफेक्ट होगी तो मींस स्टार्च भी सेम नहीं बनेगा दोनों प्लांट में, क्योंकि यहाँ पे जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को क्या है एब्जॉर्व कर ले रहा है। तो इस प्लांट में जो है फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो यहाँ पे इसको एब्जॉर्व कर ले, तो हैंस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो प्रोसेस होगी वो अफेक्ट होगा, तो हैंस स्टार्च भी यहाँ पे कम बनेगा, लेस। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जो है प्रॉपर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलेगी तो स्टार्च भी प्रॉपर बनेगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो। बहुत आसान सा ये छोटा सा एक प्रैक्टिकल था, एक बार फिर से सुन लीजिए। 2 पॉटेड प्लांट लिए अप्रॉक्स सेम साइज के, उन्हें जो है ग्लास प्लेट में रखा, ठीक है, और एक पॉट के बगल में रख दिया साइड में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों को सेपरेटली ये जो बेल जार है इससे कवर कर दिया। ठीक, अब क्या किया कि इसके जो बॉटम है उसको सील कर दिया वैसलीन से ताकि एयर टाइट हो जाए। ठीक है, और अब इसको जो है 2 आवर्स तक यानी 2 घंटे तक सनलाइट में रखा। ठीक है, और सनलाइट में 2 घंटे तक रखने के बाद इसकी जो है दोनों ही प्लांट से लीफ को प्लग किया गया और देखा गया स्टार्च का प्रेजेंस। ठीक है, तो क्या देखने को मिला कि दोनों में ही, हमसे पूछा था, दोनों में ही जो है अमाउंट ऑफ स्टार्च सेम नहीं था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को एब्सॉर्ब कर रहा है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन अफेक्ट हो गई। हेंस स्टार्च इसमें कम देखने को मिलेगा, और इसमें नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होगी, इसमें आपको जैसा स्टार्च का बनना चाहिए था फॉर्मेशन वैसा ही देखने को। गॉट इट? चलिए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और ये एक्टिविटी शायद आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी, क्योंकि केस बेस में आ जाती हैं। तो ऐसा ना हो कि, क्योंकि NCERT में, तो NCERT से आपसे बोर्ड में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कोई भी कोना नहीं छोड़ना है। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं कोई भी कोना NCERT का, बिल्कुल हम करेंगे। ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT, ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ NCERT वी विल कवर। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आप जो है अच्छे से पूरा बायो अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्टिविटी 6.3 पे। एक्टिविटी 6.3 क्या बोल रहा है? टेक 1 ml स्टार्च सोल्यूशन, 1 ml यानी 1%। ठीक है, 1% स्टार्च का सोल्यूशन लेना है इन 2 टेस्ट ट्यूब। तो 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे अलग अलग। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ये है A, एक टेस्ट ट्यूब ये है B। ये A टेस्ट ट्यूब है, ये B टेस्ट ट्यूब है, दोनों में स्टार्च का सोल्यूशन ले लिया आपने। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आपको 1 ml सलाइवा डालना है। ठीक है, अब जो A टेस्ट ट्यूब है इसमें आपने 1 ml सलाइवा डाला। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये टेस्ट ट्यूब A है, ठीक है, और ये है टेस्ट ट्यूब B। एक टेस्ट ट्यूब थोड़ा बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, नेवर माइंड। तो 1 ml आपने स्टार्च सॉल्यूशन लिया है, इसमें 1 ml आपने, इसमें दोनों में 1 ml सॉल्यूशन आपने स्टार्च का ले लिया। लेकिन जो सलाइवा है 1 ml सलाइवा, वो आप सिर्फ टेस्ट ट्यूब A में डाल रहे हो। इसमें आपने क्या डाला? सलाइवा। ठीक है, अब आपने क्या किया, दोनों ही टेस्ट ट्यूब को बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देना है 30 मिनट तक, 20 to 30 मिनट तक इसको छोड़ देना है। सलाइवा सिर्फ A टेस्ट ट्यूब में ही डाला हुआ है। ठीक है, नाउ एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। अभी मैंने बताया डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन क्या हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, आपने कुछ ड्रॉप्स, ड्रॉपर से कुछ ड्रॉप्स आप जो है टेस्ट ट्यूब्स में किसकी लेंगे? आयोडीन सोल्यूशन। तो इसमें भी आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, इसमें भी आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। ठीक है, गॉट इट? अब पूछ रहा है कि जब ऐसा हुआ तो आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया? इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज? जब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया तो आयोडीन डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालते ही कलर चेंज किसमें हुआ? जिसमें सलाइवा आपने डाला था स्टार्च सॉल्यूशन में उसमें, या जिसमें सलाइवा नहीं था उसमें?
इसमें कलर चेंज हुआ, तो कलर चेंज आपको देखने को मिलेगा टेस्ट ट्यूब बी में, जिसमें कि स्लाइवा नहीं है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कलर चेंज। ठीक है, और दूसरा आपसे एक और चीज पूछ रहा है, व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि बी में तो कलर चेंज हो गया, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्रेजेंट है या एब्सेंस है स्टार्च का दोनों टेस्ट ट्यूब में। तो जो टेस्ट ट्यूब ए है इसमें कोई स्टार्च सोल्यूशन नहीं है, जबकि जो टेस्ट ट्यूब बी है में स्टार्च सोल्यूशन है। अब क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? अगर आपने अच्छे से, अभी इससे पहले ही मैंने जो है डाइजेशन वाला चैप्टर आपको पढ़ाया, अगर आपने वो अच्छे से समझा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी आपके पढ़ाई हुए से बाहर नहीं है, इवन एक्टिविटीज भी कनेक्टेड है आपके थ्योरी से। तो अगर आपने ध्यान से उसमें पढ़ा होगा, जो हमारा स्लाइवा होता है, स्लाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो क्या कर देते हैं उसको, मैंने पढ़ाया था डाइजेशन में, जो क्या करेंगे उसको कन्वर्ट कर देंगे शुगर में। मैंने पढ़ाया था आपको वीडियो में, डे आफ्टर टुमारो मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार उसको जरूर पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइफ प्रोसेसेस जो है चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। तो जो स्टार्च है, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि स्टार्च का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है, और जो एंजाइम है स्लाइवरी एमाइलेज वो क्या करेगा, इसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या अब स्टार्च देखने को मिलेगा आपको वहां पे स्लाइवा में? मैंने आपको बोला भी था, स्लाइवा में जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं स्लाइवरी एमाइलेज, जो कि स्लाइवरी ग्लैंड रिलीज करती है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ स्लाइवा ऑन स्टार्च। वो बोल रहा है कि ऐसा क्या हुआ स्लाइवा का एक्शन स्टार्च पे, कि भाई डाला तो हमने इसमें भी था स्टार्च सॉल्यूशन, इसमें भी, लेकिन स्लाइवा के होने के कारण इसमें नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया कि जो स्लाइवा है स्टार्च सॉल्यूशन में डाला हमने, तो स्टार्च क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अदर प्रोडक्ट, नो इथर, अदर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। किस में होगा, शुगर में। ये हमने पढ़ा है डाइजेशन में कि जो स्लाइवा होता है उसमें एंजाइम होता है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत ही आसान था ये। इसी तरह से आपको दे देते हैं थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अगर जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो इंटरकनेक्ट करके आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। कमिंग टू आवर लास्ट एक्टिविटी ऑफ टुडे, आज की लास्ट एक्टिविटी है ये। डे आफ्टर टुमारो मैं बाकी की 4 एक्टिविटीज जो है सेम चैप्टर की, दैट इज लाइफ प्रोसेस, आपको जो है लेकर के आऊंगी आपके पास, तो जरूर आप कनेक्ट हुइएगा। ठीक है, चलिए, सो एक्टिविटी 6.4। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि ये कुछ एयर के बारे में है। सो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेशन, टॉपिक भी डला है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड, यानी कि ऐसे नहीं बहुत पुराना, आप फ्रेश प्रिपेयर्ड लाइम वाटर आपको इसमें लेना है। ठीक है, ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर, और अब आपको इसमें क्या करना है, एयर ब्लो करना है। ठीक है, तो पिचकारी की हेल्प से आप एयर ब्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें एयर ब्लो करना है। नाउ हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। आप जब लाइम वाटर ले रहे हैं फ्रेश और इसमें ऊपर से आप जो है एयर ब्लो कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लाइम वाटर है मिल्की कब टर्न होगा। ठीक है, तो ये इमीडिएटली टर्न हो जाएगा, इट इमीडिएट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की वाटर। ठीक है, लाइम वाटर को इमीडिएटली यानी बहुत ही जल्दी, जब हम जैसे हम एयर ब्लो करेंगे तो बहुत जल्दी इसको मिल्की टर्न कर देगा। ठीक है, नाउ यूज अ सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अदर टेस्ट ट्यूब। अब हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि एक में तो हमने क्या किया कि एयर ब्लो किया, ठीक है, और ऑब्जर्व किया तो इमीडिएटली टर्न हो गया। अब दूसरे में हमें क्या करना है कि हमने पिचकारी ली और पिचकारी से जो है उसको एयर को पास करवाया, तो दूसरी टेस्ट ट्यूब में। तो अब क्या देखने को मिलेगा, नाउ हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टर्न मिल्की। अब कितना टाइम लगेगा, जब हम पिचकारी से कर रहे हैं तो अब कितना टाइम लगेगा,
तो इट टेक्स मच टाइम टू टर्न लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को ज्यादा समय लगेगा मिल्की टर्न होने में अगर हम पिचकारी के थ्रू उसको जो एयर है उसे उसमें पास करवाते हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमने क्या किया, नॉर्मली एयर को ब्लो किया। ठीक है, नॉर्मली ब्लो किया एयर को, तो ये क्या है, एकदम से मिल्की टर्न हो गया। दूसरे में हमने पिचकारी के थ्रू एयर को पास कराया, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट। वो कह रहा है ये हमें क्या बता रहा है, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो CO2 रिलीज होता है, ये हमें पता है, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है, तो उसके बारे में क्या बता रहा है। ठीक है, तो वो ये बता रहा है, आप यहाँ पे देखते ए जो है एयर बीइंग पास्ड इनटू लाइम वाटर विद पिचकारी, ये पिचकारी से हो रहा है, और बी वाला क्या है, एयर बीइंग एक्सहेल्ड इन दी लाइम वाटर। ठीक है, कि नॉर्मली जो हम एक्सहेल कर रहे हैं वो जा रहा है, हमें पता है जब हम मुंह से फूंक मारेंगे तो क्या होगा, जो हम CO2 हमारी बॉडी से आ रहा है वो जाएगा उसमें। ठीक है, तो आपको अब बताइए आपको क्या पता चल रहा है कि भाई इट शोज दैट द ब्रीथ आउट एयर, ठीक है, जो एयर हमने ब्रीथ आउट की है उसमें ज्यादा CO2 एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि हम जो सांस लेते हैं हम CO2 लेते हैं, और जो हम एक्सहेल करते हैं यानी हम O2 लेते हैं, और जो हम एक्सहेल करते हैं CO2 उसका अमाउंट ज्यादा है देन द एटमॉस्फेयर। पिचकारी से हम क्या कर रहे हैं, एयर को उसमें पास करा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को, उसमें CO2 कम है। ये तो हमें जनरली भी पता है कि हमारे बॉडी में जो अमाउंट ऑफ CO2 होता है वो ज्यादा हो जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण, तभी आउट होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बट इसमें आपको थोड़ा सा घुमा करके पूछ दिया और आपको ऐसा लगेगा कि हमें तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया गया। 2 टेस्ट ट्यूब्स ली, एक में जो है पिचकारी की हेल्प से एयर को पास कराया, और दूसरे में क्या करवाया, दूसरे में नॉर्मली ब्लो करवाया एयर को। अब दोनों में ही क्या है, लाइम वाटर लिया, फ्रेश लाइम वाटर। अब इसमें जब पिचकारी डाली और इसमें जो है नॉर्मली ह्यूमन ने ब्लो किया एयर, तो क्या देखने को मिला, ये देखने को मिला कि जिसमें एयर ब्लो की जा रही है ये टर्न हो जा रहा है इमीडिएटली। कैसा हो जा रहा है ये, मिल्की। ठीक है, इमीडिएटली हो जा रहा है, और इट टेक्स टाइम, ये टाइम ले रहा है। ठीक है, मिल्की टर्न होने में। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो एटमॉस्फेरिक CO2 है ये कम है देन वो CO2 जो हम ब्रीद आउट करते हैं। Got it? तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए हों ये सारे एक्सपेरिमेंट्स, और अगर आपके पास एग्जाम में आते हैं तो आप जो है आराम से कर सको। ठीक है, अगर आपके लिए मेरी वीडियोस हेल्पफुल हैं, आपको जो है हेल्प मिलती है, तो आप ज़रूर 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 जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है उसको भी मुझसे जो है क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो भी अगर बच्चा कुछ पूछता है मैं वो भी देखती हूँ। अगर कोई टॉपिक है जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं मैं उसको कवर अप कराऊं तो आप वो भी मुझे जो है लिख के दे सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ज़रूर जो है शेयर कीजिए ताकि हर नीडी पर्सन तक ये पहुँचे जो भी तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की। ओके, थैंक यू सो मच।